नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग आज बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे चैप्टर पर जिससे संबंधित राजस्थान के लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं राजस्थान की खनिज संपदा के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है इससे डायरेक्ट आपसे प्रश्न आता है, या तो खनिज देकर क्षेत्र पूछता है या क्षेत्र देकर खनिज पूछ लेता है कि किस खनिज का उत्पादन या किस खनिज का खनन कहाँ से किया जाता है। यह स्थान देकर पूछ लेता है कि इस स्थान से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इन सारे सवालों को बहुत आसानी से और बहुत ट्रिक्स के माध्यम से हम इस चैप्टर पर बात करने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं खनिजों के प्रकार के बारे में। वास्तव में खनिजों को हम किस किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे खनिजों के प्रकार के बारे में। खनिजों के प्रकार। ठीक है, तो हम खनिजों को सामान्यतः तीन भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से होंगे, जिसमें से एक तो आता है हमारे पास धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। ठीक है, एक हम बात करेंगे अधात्विक खनिज, और एक हम बात करेंगे ईंधन खनिज पर। ईंधन खनिज मतलब ऐसे खनिज जिनका उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम खनिजों का वर्गीकरण तीन तरीके से करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक खनिजों के बारे में। तो धात्विक खनिज जो वास्तव में किसे कहा जाता है, तो ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है। साथ में ही ये वो खनिज हैं जिनके अंदर धात्विक तन्यता और धात्विक चमक भी देखने को मिलती है। धात्विक तन्यता से मतलब ये है कि इनको पीटने पर ये क्रैक नहीं होते, टूटते नहीं हैं, अपितु जैसे जैसे इनको पीटा जाता है वैसे वैसे ये रबर की तरह पलने लग जाते हैं। तो ऐसे खनिजों को आप क्या बोलोगे? धात्विक खनिज। ठीक है, तो ये जो धात्विक खनिज है, इन धात्विक खनिजों को भी फिर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में, जिसके अंदर एक तो आती है आपके सामने लोहिक धात्विक खनिज। लोहिक धात्विक खनिज, और एक है अलोहिक अलोहिक धात्विक खनिज। ठीक है, अब देखो, लोहिक धात्विक खनिज इसका मतलब है ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु के रूप में लोह अंश पाया जाता हो, तो वो तो क्या कहलाएंगे? लोह धात्विक खनिज। और ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु तो मिलती है लेकिन वह लोह अयस्क के रूप में या लोह अंश के रूप में नहीं होती, तो वो क्या कहलाएंगे? अलोहिक धात्विक खनिज। तो जो लोहिक धात्विक खनिज हैं, इनके विषय में बात करें, ये कौन कौन से हैं? एक तो मिलता है आपको इनमें जैसे लोहा अयस्क। क्या मिल जाता है? लोहा अयस्क के बाद में आप देख सकते हो टंगस्टन। टंगस्टन के बाद में जैसे मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज के बाद में क्रोमाइट। क्रोमाइट के बाद आप देख सकते हो जैसे कोबाल्ट, जैसे निकल। ठीक है, तो ये जो धातु है, इन सभी धात्विक खनिजों के रूप में अयस्क के रूप में लोह अंश देखने को मिलता है। ठीक है, अलोहिक धात्विक खनिजों के बारे में बात करें तो ऐसे खनिजों में साथियों आपको मिलने वाला है जैसे सीसा, जैसे जस्ता, जैसे चांदी। ठीक है, जैसे तांबा, कॉपर, बॉक्साइड,
ठीक है। बॉक्साइड, तो ये वो खनिज हैं जिनके अंदर जिनके अंदर धातु के रूप में लोहा अंश नहीं मिलता। ठीक है, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, बॉक्साइड, सोना महत्वपूर्ण है अपने आप में, गोल्ड। ठीक है ना, इसके बिना तो खनिजें अधूरी अधूरी सी लगती हैं। तो ये वो खनिज हैं जिनके अंदर धातु के रूप में क्या नहीं मिलता, लोहा अंश नहीं मिलता। वो सारे किस श्रेणी में आ जाएंगे, अलोहिक धात्विक खनिजों में। जो एग्जाम्पल के लिए कुछ महत्वपूर्ण खनिज आपके सामने हैं। ठीक है, ऐसे खनिजों में साथियों अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिजों के बारे में। तो ये जो अधात्विक खनिज हैं, इन अधात्विक खनिजों को भी आप तीन चार तरीके से देख सकते हो। इनको भी हम अलग अलग रूप में विभाजित करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि रासायनिक रासायनिक उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज मतलब ऐसे खनिज जिनका उपयोग किसमें किया जाता हो, रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो वो तो क्या कहलाएंगे, रासायनिक उर्वरक खनिज। इसके बाद में हम देख सकते हैं जैसे कीमती पत्थर, कीमती पत्थर। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कीमती पत्थर, और कीमती पत्थर के बाद हम बात करेंगे क्ले। ठीक है, क्ले खनिज। कौन से खनिज, क्ले खनिज। और क्ले खनिज के बाद में जैसे इमारती पत्थर, इमारती पत्थर, या आप डायरेक्ट इनको एक साथ देख लेंगे। तो रासायनिक उर्वरक खनिज, कीमती पत्थर, क्ले खनिज और इसके बाद में हम अन्य खनिज देख सकते हैं, अन्य अधात्विक खनिज, अन्य अधात्विक धात्विक खनिज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रासायनिक उर्वरक खनिज के रूप में तो हमें क्या मिलने वाला है, तो एक तो मिल जाता है जिप्सम। ठीक है, क्या मिलने वाला है, जिप्सम। जिप्सम के बाद में रॉक पासपेट, रॉक पासपेट, जिसका उपयोग आपको पता है सुपर फास्फेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हो जैसे पोटास। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हो पायराइट। तो ये सारे वो खनिज हैं जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक कारखानों में या उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कीमती पत्थरों के बारे में। तो कीमती पत्थरों में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो बेहद महत्वपूर्ण कीमती पत्थरों के रूप में एक तो मिलता है पन्ना। ठीक है, क्या मिलता है, पन्ना। एक मिलता है तांबड़ा। ठीक है, एक मिल जाता है आपको हीरा। ठीक है, तो पन्ना, तांबड़ा, हीरा, ये बेहद महत्वपूर्ण कीमती पत्थरों के अंदर राजस्थान में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, वहीं अन्य पत्थरों में अगर बात करते हैं या क्ले खनिजों में बात करें तो क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी। और मिट्टी के रूप में आपको यहाँ पर क्या क्या मिलती है, जैसे आपने सुना होगा बोल क्ले। कौन सी क्ले, बोल क्ले, चाइना क्ले, चाइना क्ले। इसके बाद में ब्लीचिंग क्ले, ब्लीचिंग क्ले।
ये ब्लीचिंग क्ले, जिसे आप मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी जानते हो, क्या बोलते हो? ब्लीचिंग क्ले, फायर क्ले, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएंगे आपके क्या, क्ले खनिजों में। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अन्य अधात्विक खनिजों में, तो अन्य अधात्विक खनिजों में जैसे एक तो आपको इमारती पत्थर। अब इमारती पत्थर में आप जानते हो जो भी आपको मिलता है, संगमरमर, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, ये सब किस प्रकार के पत्थरों में आने वाले हैं? अपने इमारती पत्थरों में। हम चाहते तो इसको एक अलग से भी बना सकते थे, जिसमें हम इन पत्थरों को लिख सकते थे। जैसे इमारती पत्थरों के रूप में अगर हम इसे अलग से स्लाइड के रूप में देखें, तो आप यहाँ पर एक देख सकते हो, इमारती पत्थर, इमारती पत्थर। अब इमारती पत्थर के रूप में आपको एक तो क्या मिलता है? तो आपका आंसर होगा सबसे महत्वपूर्ण इमारत निर्माण में लाल पत्थर, रेड स्टोन, ठीक है। ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं हम इमारत बनाने में। हम संगमरमर का उपयोग करते हैं, संगमरमर। कोटा स्टोन लगाते हैं, कोटा स्टोन, ठीक है। पीला पत्थर, पीला पत्थर, ठीक है। घिया पत्थर, घिया पत्थर, ठीक है। तो इस तरीके से सफ़ेद पत्थर, चूना पत्थर। तो इस तरीके से ये जो स्टोन आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें आप किस श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हो? तो इमारती पत्थरों के रूप में। इसके बाद में हम अन्य खनिजों में बात करें, अन्य अधात्विक खनिज, अन्य अधात्विक खनिज। तो ऐसे खनिजों में साथियों आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो एक तो मिल जाएगा जैसे जास्फर, क्या मिल जाएगा? जास्फर। ऐसे खनिजों में आपको मिलने वाला है ओलेस्टोनाइट, ओलेस्टोनाइट, फ्लोर्सपार, फ्लोर्सपार, ठीक है, फ्लोर्सपार, फेल्सपार, क्या भी मिल जाएगा? फ्लोर्सपार, फेल्सपार, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, जिप्सम, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं जो अधात्विक खनिजों के रूप में आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ईंधन खनिजों को देखने के लिए जगह है नहीं, हम इसको अगली नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं। तो हमारे पास अगली जो आती थी वो था कौन सा? ईंधन खनिज, ठीक है। तो ये जो ईंधन खनिज है, इन ईंधन खनिजों को भी आप दो तरीके से देखोगे, ठीक है। इसे भी कितने भागों में बांटोगे आप? दो भागों में विभाजित करके हम ईंधन खनिजों को देख सकते हैं। तो एक तो हो जाएंगे जिन्हें आप जीवाश्म जीवाश्म ईंधन खनिज के नाम से जानोगे। किसके नाम से जानोगे? जीवाश्म ईंधन खनिज के नाम से जाना जाता है। और एक होंगे जिन्हें आप आणविक ईंधन खनिज के नाम से जानोगे, न्यूक्लियर पावर के नाम से जिसे जानते हो, ठीक है। तो जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब जो परंपरागत रूप से जिन्हें आप जानते हो, जिनको आप प्राचीन काल से उपयोग में लेते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो जीवाश्म खनिजों के रूप में आपको क्या क्या मिलने वाला है? जैसे कोयला, ठीक है, खनिज तेल, खनिज
तेल खनिज तेल के रूप में, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीज़ें ना, कोयला, खनिज तेल। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, मीथेन, ठीक है ना। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, जीवाश्म ईंधन खनिजों के अंदर। वहीं आणविक ईंधन खनिजों के बारे में बात करें तो जिसे आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हो, परमाणु ऊर्जा बनाते हो, ये आणविक खनिज अर्थात परमाणु खनिज जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप कौन कौन से खनिजों को देखते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण आता है इनमें यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के बाद में आप देख सकते हो थोरियम, थोरियम के बाद में लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके पास क्या है, आणविक खनिज हैं। और इस तरीके से ये हुए हमारे पास कौन से खनिज भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा ईंधन खनिज, जिनका उपयोग ऊर्जा निर्माण में किया जाता है, ऊर्जा बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हुए किसके प्रकार, खनिजों के प्रकार। आप इनको कुछ इस तरीके से याद रखोगे तो बहुत आसानी होगी। अब साथियों, इन खनिजों को ये कहाँ पर मिलते हैं, उनको याद रखने के लिए सबसे पहले तो आपके लिए ये टेबल महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि आप सबको एक साथ याद रखोगे तो वो कभी याद नहीं हो पाएंगे। आप इनमें से एक एक करके उठाना है। जिससे सबसे पहले आप बात करोगे लोहिक धात्विक खनिज, तो इनमें से जो जो राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उनको हम पकड़ कर लेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, तो ये एक साथ हमें याद रहेंगे कि हाँ ये लोहिक धात्विक है। वैसे ही फिर इनमें से उठाएंगे अलोहिक, अलोहिक कौन कौन से हैं और राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये सेपरेट हम अलग अलग करके इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे रासायनिक के बारे में करेंगे फिर, तो आपको ये बहुत आसानी से याद रह जाएंगे और आपको बहुत आसानी से याद भी आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप सबको एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो ये कभी भी याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस टेबल को आप याद रखना। और यहाँ से कई बार आपसे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा खनिज किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा इसे गंभीरता से लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है ये जो खनिज हैं ये हमेशा किस में पाए जाते हैं, चट्टानों के अंदर। अच्छा, खनिजों के अंदर जो खनिज हैं ये आपको पता है किस में मिलते हैं, चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। अब जो चट्टानें होती है तो धातु हमेशा आग्नेय चट्टान में मिलेगी। ध्यान रखना, खनिज होता क्या है इसके बारे में अगर बात करें, खनिज बनता कैसे हैं या ये निकलेगा कहाँ पर, ये किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा, इनके विषय में अगर चर्चा करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती है, इन चट्टानों में मूलतः सबसे पहले, एक्चुअली में चट्टानें मूलतः 3 प्रकार की होती है। खनिज हमेशा किस में मिलने वाले हैं आपको, चट्टानों में। किस में मिलने वाले हैं, चट्टानों में। और ये जो चट्टानें हैं ये चट्टानें मूलतः 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन सी, तो इसमें सबसे पहले आती है आग्नेय चट्टान। इसके बाद में आप देख सकते हो अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी के बाद में आप देखते हो कायांतरित, या जिसे आप रूपांतरित चट्टान भी बोलते हो, ठीक है। अब देखो, चट्टानों के अंदर खनिज मिलेंगे और यहाँ से सबसे पहले ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की चट्टान में कौन से खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो वैसे तो आपको हो सकता है पता हो कि धात्विक खनिज हमेशा आग्नेय शिलाओं में पाए जाते हैं। अब आग्नेय शिलाओं में क्यों पाए जाते हैं ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे जैसे बात की जाती है हमारी अरावली पर्वत पर धात्विक खनिज भंडारों की जबरदस्त प्रधानता है, अरावली पर धातु ही धातु पाई जाती है। या यूं कहा जा सकता है कि अरावली पर्वत पर धात्विक खनिज भंडार पाए जाते हैं। अरावली के अतिरिक्त राजस्थान में यह बहुत
कम देखने को मिले हैं। तो क्या कारण है कि अरावली पर ही धातु मिली है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चट्टानें मूल रूप से चट्टान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और ये जो 3 प्रकार की चट्टानें हैं, इनमें से सबसे पहले जो सेल बनती है वो बनती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान किससे बनती है साथियों? तो आपका आंसर होगा ज्वालामुखी के लावे से। किससे बनती है? ज्वालामुखी के लावे से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के लावे से देखो, लावा निर्मित चट्टानें क्या कहलाएंगी? आग्नेय, क्योंकि लावा अपने आप में आग के जैसा ही गर्म होता है, जबरदस्त गर्म होता है। अब इसके अंदर धातु क्यों पाई जाती है, इस पर बात करते हैं। तो ये जो लावा है ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा। आपको पता है पृथ्वी की आंतरिक भाग में अगर बात करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में साथियों इस प्रकार से 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, जिन्हें किसके नाम से जानते हैं? सियाल, सीमा और निफे के नाम से। किसके नाम से? सियाल, सीमा और निफे। यानी पृथ्वी के अंदर अगर आप चलते हो तो आपको इस तरीके से 3 प्रकार की लेयर मिलने वाली है, जिनमें सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे तो कहा जाता है सियाल, इसके नीचे जो परत पाई जाती है उसे कहा जाता है सीमा, और उसके नीचे जो आपको परत मिलने वाली है उसे क्या बोलोगे? निफे। ठीक है, अच्छा इसे सियाल क्यों कहा गया है? तो इस परत का निर्माण सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से हुआ है। ठीक है, तो इसे संयुक्त रूप से सियाल कहा गया। सीमा, इसका निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ है, तो संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? सीमा। और इसका निर्माण निकल प्लस फेरस तत्वों से हुआ है, लोहे जैसे तत्वों से बनी हुई है, संयुक्त रूप से निफे कहा गया है। इस बात को आपको याद रखना है। अब ध्यान रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो गहराई के साथ तापमान भी बढ़ता है। गहराई के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे चट्टानें क्या होने लग जाएगी? पिघलने लग जाती है। और ये जो तापमान के बढ़ने की दर है, इसे सामान्यतः तापमान के बढ़ने की जो दर है तो वो 32 मीटर की गहराई पर, कितनी गहराई पर? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो तापमान बढ़ रहा है ये कुछ ही गहराई तक इस दर से बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी के केंद्र तक इसी दर से तापमान बढ़ता है, नहीं, यह तापमान कुछ ही गहराई तक इस दर से बढ़ता है, उसके बाद तापमान के बढ़ने की दर घटने लग जाती है, अर्थात के बाद में घटती दर से बढ़ता है, न कि इस निश्चित दर से। मतलब उसके बाद में बढ़ता तो है लेकिन बढ़ने की ये जो दर है ना, ये घटने लग जाती है। ठीक है, तो कुछ गहराई तक तो इस दर से बढ़ता है, निश्चित दर से बढ़ता है, और उसके बाद में घटती दर से बढ़ने लगता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनमें कमी आने लग जाती है। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत में होने के कारण या ऊपरी हिस्से में होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक ऊर्जा पाई जाती है, जबकि गहराई में जाने पर इन पदार्थों में रेडियो एक्टिव तत्वों की में कमी आने लगती है और परिणाम स्वरूप तापमान के बढ़ने की दर में भी घटने लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इस दर से जो तापमान बढ़ रहा है, इस दर से साथियों 100 किलोमीटर, कितनी?
100 किलोमीटर के नीचे जाते ही तापमान इतना जबरदस्त हो गया, इतना अधिक हो गया कि चट्टानें पिघलने लग गई। क्या होने लग गई? यानी अगर आपसे हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, ये जो 100 किलोमीटर की गहराई तक का एरिया है, कितनी गहराई तक का? ये जो 100 किलोमीटर का गहरा जो क्षेत्र है, ये आपको किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में मिलता है। कितने किलोमीटर की गहराई तक का? 100 किलोमीटर की गहराई तक का जो क्षेत्र है, ये आपको किस में मिलता है? सॉलिड, कठोर अवस्था में मिलता है। और ये जो कठोर अवस्था में ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे ही आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा स्थल मंडल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? तो ये हो गया आपके पास क्या? स्थल मंडल। और ये जो स्थल मंडल की गहराई है, ये कितनी है? तो यहाँ से अगर आप ये देखोगे तो ये जो गहराई आपको मिल रही है, ये कितनी गहराई तक आपको स्थल मंडल मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। कितनी गहराई तक है ये? 100 किलोमीटर। यानी 100 किलोमीटर के नीचे तापमान इतना बढ़ गया है कि चट्टानें पिघल गई है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर की गहराई तक का जो क्षेत्र है, ये तो क्या कहलाता है? स्थल मंडल। 100 किलोमीटर की गहराई तक ये क्षेत्र तो क्या कहलाता है? स्थल मंडल। लिथोस्फीयर किसके नाम से जाना जाता है? अब इसके नीचे ही जैसे जाते हैं तो इसके नीचे चट्टानें तापमान अधिक होने के कारण चट्टानें क्या हो गई है? पिघल गई है। और जिस ये पिघली अवस्था में जो चट्टानें पाई जाती है, इन्हीं चट्टानों को साथियों, या इसी परत को साथियों, किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा दुर्बलता मंडल। ठीक है ना, तो आप ये मानकर चलें, यहाँ से यहाँ तक ये जो चट्टान है, ये किस अवस्था में मिल रही है आपको? पिघली हुई अवस्था में। और जो ये पिघली हुई अवस्था में चट्टानें आपको दिखाई दे रही है, इसी चट्टान को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? दुर्बलता मंडल, स्टेनो स्पीयर। ठीक है, तो ये है आपके पास दुर्बलता मंडल। ठीक है, जिसमें चट्टानें किस अवस्था में है? पिघली हुई अवस्था में। चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है। इसे ही आप क्या बोलते हो? मैग्मा। मैग्मा जो बाहर आने के बाद लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हैं, यहाँ चट्टानों से मतलब क्या है? सिलिका से। किससे हैं? सिलिका। अर्थात जिसे सिलिका से ये जो चट्टानें बनी हुई थी, तो ये सिलिका किस रूप में है? पिघली हुई अवस्था में है। अब साथियों, ये सिलिका के साथ में इसके अंदर ये जो धातु है, ये धातु भी पिघली हुई होगी। ठीक है, तो इस मैग्मा के अंदर पिघली हुई अवस्था में ही आपको क्या मिलने वाली है? धातु भी मिलने वाली है। ये बात समझ चुके होंगे आप, क्योंकि निश्चित रूप से अगर चट्टानें पिघलेंगी तो इन चट्टानों के साथ में ये धातु भी पिघल गई होगी। और जब धातु भी पिघल गई होगी तो यही लावा जब बाहर आकर जमेगा तो निश्चित रूप से
उन चट्टानों के साथ में जो लावा बाहर आकर जमेगा तो लावे के साथ में धातु भी बाहर आएगी, और जब धातु बाहर आएगी तो वो धातु वापस जब चट्टानें जब ठंडी होंगी तो ठंडी होने के बाद में ये धातु वापस उन्हीं चट्टानों में जमा हो जाती है। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी परत है जो हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है, लिक्विड अवस्था में। तो यहाँ पर साथियों आप ये मानकर चलेंगे जैसे हमारे पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और इसमें इसमें ये जो चट्टान है ये तो है आपके पास सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में मिल रही है। और इसके नीचे जो चट्टान आपको मिलती है वो पिघली हुई अवस्था में है। पिघलने का कारण मैं आपको बता चुका हूं, तापमान का अत्यधिक बढ़ जाना है। क्या है? तापमान का अत्यधिक बढ़ जाना है। तो ये जो चट्टान है ये तो हमें किस रूप में मिल रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा सॉलिड। और यहाँ पर पृथ्वी के लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर, कितनी गहराई पर? 100 किलोमीटर की गहराई पर हमें यह एक ऐसी परत देखने को मिलती है जहां पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हैं। ठीक है, और इसी क्षेत्र को साथियों हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसी को क्या कहा गया है? चैम्बर ऑफ मैग्मा, मैग्मा का भंडार। ठीक है, और ये मैग्मा इतना जबरदस्त गर्म है, इतना जबरदस्त गर्म है कि ये निरंतर गैसें बना रहा है। जब आवश्यकता से अधिक गैसें बन जाएगी तो यही गैसें भूपटल को तोड़ते हुए धरातल के ऊपर प्रकट हो जाती है। इसी प्रक्रिया को साथियों क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इन गैसों के साथ में क्या ये जो लावा था ये लावा भी बाहर आएगा क्या? और जब ये बाहर आएगा तो बाहर आकर ये धरातल पर चारों ओर फैलेगा। ठीक है, अब जब ये चारों ओर फैलेगा तो ध्यान रखेंगे जैसा कि अभी हमने बात की थी लावा, किसके बारे में बात की थी? लावे के बारे में। और लावा ध्यान रखना किससे बना है? सिलिका से। किससे? सिलिका से पिघलने से, और उसी सिलिका के अंदर अर्थात चट्टानों के पिघलने से, और चट्टानें सिलिका से बनी हुई है ना। अब ध्यान रखना लावे के अंदर सिलिका की मात्रा डिपेंड करेगी कि लावा किस फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये लावा दो तरीके का होता है। एक तो कैसा होगा? तो आपका आंसर है लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल तरल अवस्था में, और एक है सेमी सॉलिड। ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हो? गाढ़ा लावा। क्या बोल सकते हो? गाढ़ा लावा। ठीक है, अगर लावे में सिलिका की मात्रा अधिक होगी, किसकी मात्रा अधिक होगी? सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो लावा गाढ़ा होगा, और यदि लावे में सिलिका की मात्रा कम है तो लावा कैसा होगा? तरल होगा। साथियों ये उसी तरीके से आप इसको देख सकते हो, तरलता और गाढ़ा होना, जैसे आप खाना बनाने के लिए आटा लगाते हो। क्या लगाते हो? आटा। अब साथियों आपको पता है कि यहाँ पर ये जो आटा है ये है आपकी सिलिका। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि आटे में अगर आटे की मात्रा कम होगी और इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये आटा किस अवस्था में आ जाएगा? तरल में। ठीक है, और यदि आटे की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है तो ये आटा कैसा हो जाएगा? गाढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से सिलिका की मात्रा अगर अधिक होगी तो लावा कैसा होगा? गाढ़ा। और सिलिका की मात्रा अगर कम होगी तो लावा कैसा हो जाएगा? तरल हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। अब अगर
तरल अवस्था में लावा आता है तो निश्चित रूप से ये बाहर आने के बाद में दूर तक फैलेगा, है ना। जिस छिद्र से बाहर आ रहा है तो उस छिद्र के चारों ओर दूर तक फैलेगा, और दूर तक फैलने के बाद में जब ये ठंडा होकर सेट होगा तो इस तरीके से इस छिद्र के चारों ओर दूर तक ढाल युक्त समतल चट्टाने लावे की ये चट्टान बन जाएगी। और ये जो गाढ़े लावे से चट्टान बनी है, इसी चट्टान को तो कहा जाता है साथियों, इसे तो कहा जाता है पठार। ठीक है। अब ध्यान रखना, तरल लावे के जमने से जो सेल बनती है, किसके? तरल लावे के जमने से जो सेल बनती है और गाढ़े लावे से के जमने से जो सेल बनती है, उसमें क्या अंतर है? तो तरल लावे के जमने से तो किसका निर्माण हुआ है? पठारों का, क्योंकि छिद्र के बाहर आया और उस छिद्र के चारों ओर दूर तक फैला, तो जहां तक ये लावा फैला वहां पर जब ये ठंडा होकर सेट हुआ तो ढाल युक्त चट्टान ही जमा हो गई। तो ऐसा एरिया क्या कहलाता है? चट्टानों से निर्मित पठार। अब अगर लावा गाढ़े रूप में आता है, किस रूप में आएगा? तो आप समझ सकते हो कि ये छेद से बाहर आने के बाद में जहां गिरेगा वहीं पर इस तरीके से ढेर के रूप में जमा होने लग जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से उसके आसपास ऊंची ऊंची शिखरों का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार के शिखरों को बोला जाता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। और साथियों, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण किससे होगा? गाढ़े लावे से। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। वहीं आपको पता है लावे का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका प्लस धातु से। क्योंकि रेत अगर पिघली है तो रेत के साथ इसमें क्या भी पिघली है? धातु भी पिघली है। तो इस लावे के साथ सिलिका के रूप में, सिलिका के साथ में क्या भी आई है? धातु भी। तो क्या यही धातु वापस इन चट्टानों में जमा हो जाएगी क्या? ठीक है। तो जहां जहां दुनिया में ज्वालामुखी के द्वारा पठार और पर्वतों का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से उन पर्वत और उन पठारों में आपको किसके भंडार मिलने वाले हैं? धातु के भंडार मिलने वाले हैं। ठीक है। और इस प्रकार लावे से जिन चट्टानों का निर्माण होगा वो चट्टानें क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टानें। क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टानें, यानी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चट्टानें क्या कहलाएगी? आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों में आपको किसकी भंडार मिलने वाले हैं? धातु के। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो धात्विक खनिज हैं, आग्नेय चट्टानों के अंदर क्या मिलने वाली है? धात्विक खनिज मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? धात्विक खनिज भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। वहीं ये जो अवसादी चट्टान है, और ध्यान रखना चट्टान निर्माण में सबसे पहले आग्नेय चट्टानें ही बनती है, इसलिए इसे प्राइमरी सेल भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में ये जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों के अंदर आपको जीवाश्म ईंधन खनिज मिलता है। जीवाश्म ईंधन खनिज मिलता है। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि जहां जहां पर आग्नेय चट्टानों का जमाव होगा वहां धात्विक खनिज भंडार मिलेंगे, और जहां जहां अवसादी चट्टानों का जमाव होगा वहां पर जीवाश्म खनिज भंडार मिलेंगे। ठीक है। अब राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में किस प्रकार की चट्टानें कहाँ पाई जाती है और वहाँ कौन से खनिज भंडार आपको मिल जाते हैं? तो राजस्थान के केस में अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर ये मानकर चलेंगे अपना राजस्थान और देखो राजस्थान में अगर बात करें तो ये मान के चलिएगा हमारा क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान में आपको पता है कि राजस्थान के बीचों बीच हमें यहाँ पर ये एक पर्वत देखने को मिलने वाला है।
इसी पर्वत को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वत के नाम से। किसके नाम से जानते हैं हम? अरावली पर्वत के नाम से। ठीक है, तो ये जो अरावली क्षेत्र है, इस अरावली पर्वत, राजस्थान में अगर हम इस अरावली पर्वत के बारे में बात करेंगे तो ये जो अरावली पर्वत है, ये ध्यान रखना, यह आग्नेय चट्टान से निर्मित है। किससे निर्मित है? आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और आग्नेय चट्टानों से निर्मित होने के कारण कौन सा एरिया? अरावली जो क्षेत्र है, यह किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और इस अरावली पर्वत के अंदर जो आग्नेय चट्टान पाई जाती है, इस आग्नेय चट्टान का संबंध किससे है? धारवाड़ युग से। किससे हैं? धारवाड़ युग से। या फिर यूं बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, ये किस काल की है? तो आपका आंसर होगा धारवाड़ युगीन चट्टानें हैं। ठीक है, और जब ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित होगी तो निश्चित रूप से अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आपको किसके खनिज मिलने वाले हैं? धात्विक खनिज राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? अरावली पर्वत पर। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। साथ में ही अगर आप उत्तरी अरावली क्षेत्र में देखेंगे, किसमें देखेंगे? उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंदर अगर आप बात करोगे तो उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंदर आपको ध्यान रखना, कौन से खनिज भंडार सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं? देखो, उत्तरी अरावली बेल्ट में अगर बात करते हैं तो उत्तरी अरावली के अंदर हमें सबसे ज्यादा जो खनिज मिलते हैं धात्विक खनिजों में, उनमें एक तो मिलने वाला है लोहा। क्या मिलने वाला है? लोहा। और एक मिलने वाला है आपको यहाँ पर कॉपर, तांबा। ठीक है, तो उत्तरी अरावली के अंदर तो आपको सबसे ज्यादा किसके भंडार मिलेंगे? ये आपको याद रख लेना है। उत्तरी अरावली में एक तो मिलेगा आपको लोहा और लोहे के साथ तांबा। ठीक है, सबसे ज्यादा मिलने वाला है। वहीं दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अगर देखते हैं तो ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अरावली क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा हमें किसके भंडार मिलने वाले हैं? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी अरावली में साथियों आपको सर्वाधिक रूप से क्या मिलता है? दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली में आपको सबसे ज्यादा जो खनिज मिलने वाला है उसमें है सीसा, जस्ता और चांदी। ठीक है, और आप समझ सकते हो ये सारे आपको क्या मिलते हैं? धातु के रूप में धात्विक खनिज मिलते हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करते हैं, किसमें बात करते हैं? तो इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर ध्यान रखिएगा, आपको अवसादी चट्टानों का जमाव पाया जाता है। किसका जमाव मिलने वाला है? अवसादी सेल समूह का जमाव पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण अगर पश्चिमी राजस्थान में बात करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का जमाव मिलता है। ठीक है, और अवसादी चट्टानों का जमाव होने के कारण अवसादी चट्टानों का जमाव होने के कारण साथियों यहाँ पर आपको किस प्रकार के खनिज मिलने वाले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन
खनिज। ठीक है, क्या मिलते हैं सबसे ज्यादा इस बेल्ट में? जीवाश्म ईंधन, खनिज। जैसे जीवाश्म ईंधन खनिज, जैसे आपको पता है खनिज तेल, क्या मिल जाएगा? जैसे खनिज तेल, खनिज तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस का जमाव यहाँ पर के भंडार आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं हाड़ौती के अंदर अगर बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में, किसमें? हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में देखते हैं। ठीक है, इस बेल्ट में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो खनिज मिलने वाले हैं, या इस क्षेत्र में जो आपको खनिज मिलते हैं, या इस क्षेत्र में हमें जो चट्टानें मिलती है, उनके विषय में बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलती है? तो आपका आंसर होगा विंध्यन कगार। कौन सी मिलती है? विंध्यन चट्टानें। तो यहाँ सेल मिलने वाली है कौन सी? विंध्यन चट्टानों का जमाव है। ठीक है, और इन विंध्यन चट्टानों के बारे में बात करें तो इन चट्टानों के अंदर आपको सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है एक तो स्टोन, पत्थर। ठीक है, और पत्थर के साथ इसमें आपको क्या भी मिलता है? हीरा भी मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद में साथियों, हमें ये वाला जो क्षेत्र मिल रहा है, जिसे आप ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हो, इसे बोलोगे आप पूर्वी मैदानी प्रदेश। किसके नाम से जानोगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर मिट्टी का जमाव पाया जाता है, जिसमें आपको खनिज नहीं मिलते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर, पूर्वी मैदानी प्रदेश में खनिज नहीं मिलते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये तो हुआ राजस्थान में चट्टानें और किस प्रकार की चट्टान के अंदर आपको किस प्रकार के खनिज मिलने वाले हैं। आगे चलें, वहीं साथियों हम लोग बात करते हैं वहीं यहाँ पर हम लोग बात करते हैं राजस्थान में खनिजों का क्या सीन है, राजस्थान में खनिजों को लेकर क्या स्थिति बनती है भारत में। तो आप देख सकते हैं, अगर खनिजों की अवस्थिति पर बात की जाए तो ध्यान रखना, खनिज भंडारों के बारे में बात करें तो खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर होगा झारखंड के बाद देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, वहीं तो इस तरीके से खनिज उत्पादन के बारे में बात करें, खनिजों के उत्पादन के विषय में बात की जाए तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है,
झारखंड के बाद देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है। वहीं खनिजों की विविधता के बारे में बात करें, एक्चुअली में राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत अगर बात करते हैं तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत राज्य में 81 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिजों के क्या है? भंडार हैं। और इनमें से ध्यान रखना 58 प्रकार के, कितने? 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन या 58 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार खनिजों के प्रकार के बारे में बात करें, खनिजों की विविधता के बारे में बात करें, तो खनिजों की विविधता के दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ठीक है। तो खनिजों की विविधता में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। देश में प्रथम स्थान है। और यही कारण है कि राजस्थान को खनिजों का क्या कहा गया है? अजायब घर। प्रथम स्थान होने के कारण राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है। वहीं खनिजों के आय के बारे में बात करें, खनिजों से आय की दृष्टि में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। देश में कौन सा स्थान है साथियों? 5वां स्थान है। इसका कारण क्या है? देखो, राजस्थान भंडारण और उत्पादन में अग्रणी राज्यों में है। ठीक है। बहुत अच्छी स्थिति पर है ना। खनिज भंडार और खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, यानी बहुत अच्छी स्थिति में होने के बाद भी आय की दृष्टि से हम 5वें स्थान पर बने हुए हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान के अंदर जो खनिजों का उत्पादन होता है वो कीमती खनिज नहीं निकल पाते हैं। राजस्थान में सामान्यतः स्टोन, पत्थर और इस प्रकार के खनिजों की बहुलता पाई जाती है, जो वास्तव में मार्केट में जिनकी वैल्यू कम है या जिनकी कीमतें कम हैं। इस वजह से हमारा स्थान यहाँ पर कौन सा आ जाता है? 5वां आ जाता है। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं भारत के अगर केस में बात करते हैं तो भारत में राजस्थान के ध्यान रखना, देश राजस्थान में देश के कुल खनिज उत्पादन का 22%, कितना परसेंट? 22% योगदान है। ठीक है। तो राजस्थान का देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना परसेंट है? तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देश में कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना परसेंट है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22%। मतलब राजस्थान में देश के कितने प्रतिशत खनिजों का उत्पादन किया जाता है? 22% खनिज का उत्पादन अकेले राजस्थान से किया जाता है। और इन 22% में भी अगर बात करते हैं तो इन 22% में भी, तो आप इस बात को याद रखिएगा। वहीं अगर धात्विक खनिजों के बारे में बात करें तो धात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में योगदान, देश में
योगदान, तो आपका आंसर होगा 15%। ठीक है। और यदि अधात्विक खनिजों के बारे में बात की जाएगी तो अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का योगदान 25% है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में योगदान, देश में योगदान, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना परसेंट है? 25% है। ठीक है। तो ये तो थी राजस्थान में खनिज और खनिजों की स्थिति। धन्यवाद साथियों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। साथियों, आप जितना हमें सपोर्ट करोगे, मैं आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव क्लासेस लाता रहूँगा। इस विश्वास के साथ साथियों आप जुड़े रहें कि आपको यहाँ से वो चीज़ें मिलने वाली है जो वास्तव में आपने आज तक कभी नहीं जानी होगी। ठीक है। धन्यवाद साथियों।